हेलो गाइस, हम काव्य पाठ के दौरान मथुरा के लिए रवाना हुए थे और यहाँ पे हमें दादा मिल गए जो कि जिन्होंने ट्रेन में भी माहौल बना दिया और दादा की कविताओं से पूरी ट्रेन ही मगन हो गई। अब थोड़ा सा आप सुनिएगा। घराना मेरा चांसू खूब है मशहूर, घराना मेरा मुझ फलाने की बहू पहन के आई चप्पल। क्या बात है। चांसू खूब है मशहूर, घराना मेरा मुझ फलाने की बहू पहन कर आई चप्पल। और क्या बताऊं मैं कि ससुराल मेरी है शातिर। क्या बताऊं मैं कि ससुराल मेरी है शातिर। शेरनी बीबी थी चांदी की बिनाई चप्पल। और इसके बाद आदर्श ने अपना काव्य पाठ किया, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया और लाइव लिया। कुछ यात्री वहाँ ऐसे भी थे जिन्होंने इनकी वीडियो शूट की। इसी जैसा एक यार मुझे चाहिए और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बस तेरा 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 प्यार मुझे चाहिए। बस तेरा तेरा तेरा। सर लाइव चल रहा है तो अच्छा। तो हम लोग ट्रेन में फुल मस्ती फुल एंजॉय करते हुए गए और काव्य पाठ किया और बहुत ही अच्छा लगा। यात्री भी सारे बहुत ही अच्छे थे, बड़े ध्यान से इन्होंने हमारी बातों को सुना। अब लग रही थी हमें बहुत जोर की भूख, जो कि हम खाना लेकर गए नहीं थे। हमने दादा को ये बात बताई तो दादा खाना लेकर आए थे और दादा ने फिर खाना निकाला और खाना सच में ही बहुत टेस्टी बना था। गोभी आलू की सब्जी और पूड़ी, भाई वाह मज़ा आ गया। के बाद हम पहुंच चुके थे मथुरा स्टेशन। वहां से हमने ऑटो लिया और पहुंच गए होटल में। हमें वहां चाबियां लेनी थी अपने रूम की, तो हमने वहां उनसे कहा तो उन्होंने हमारे आधार कार्ड सबमिट कराए और इसके बाद उन्होंने हमें चाबियां दी। थकान तो बाई गॉड सच में बहुत हो ही रही थी क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके हम लोग आए थे। तो फिर हमने अपनी चाबियां ली और हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ। बोला था ना इधर से ऐसे। और ये दोस्तों हमें हमारा रूम मिल चुका था। हमारा रूम नंबर था 115, जहाँ पर हमने गए और लॉक खोलकर रूम काफ़ी छोटा था, हम लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे इसलिए हमने दूसरे रूम के लिए बोला और पापा यहाँ यही बोल रहे थे कि दूसरा रूम ले लीजिएगा। तो हेलो गाइस, अब हम आए थे तो एक रूम में जगह नहीं मिली तो हम ये दूसरे रूम में जा रहे हैं। नंबर 219 और ये हमारा रूम नंबर क्या है? 219 है। 219। और ये हमारा रूम नंबर ये भी नहीं है। 213, 212, 18 कहाँ 13 था। 217 ये है। ये आ गया रूम नंबर 19, 219। और ये आ गया भाई दादा का रूम, ये तो ठीक है। इसमें सोफा नहीं है। ये पंखा, ये वॉशरूम और इसके बाद दादा लेटिए। तो उमेश दादा बहुत ज़्यादा थक गए थे और रूम देखकर बेड देखकर वो एकदम से लेट गए कि बहुत ज़्यादा राहत मिली उन्हें। और इसके बाद दोस्तों ये देखिए आदर्श ने अपना चश्मा उतारा। इन्हें भी बहुत थकान हो रखी थी क्योंकि वाकई सफ़र बहुत लंबा था और ट्रेन से करना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती। और ये फिर मैं वापस अपने रूम में आई क्योंकि मुझे भी बहुत थकान हो रही थी और सुबह हमें उठना भी था। और ये मैं सुबह सोई हुई थी, मुझे आकर दादा ने उठाया। पापा भी आराम से सोए हुए थे। फिर हम तैयार होकर निकल पड़े वृंदावन बाके बिहारी के लिए, जहाँ पर हमें और लोग भी मिल गए थे। और ये हम वृंदावन की गलियों में घूमते हुए, यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत होता है। ये हमें साथ के षटबदन दादा और बेधड़क दादा मिल गए थे, जो कि ये लोग हमें साथ में ही बोले चलते हैं, इन्हें भी दर्शन करने थे। और हम वृंदावन के लिए बाके बिहारी जी के लिए निकल पड़े। दर्शन करने के बाद हमें वहाँ जाना था जहाँ हमारा काव्य पाठ था।
और ये लोग भी काव्य पाठ के दौरान ही आए थे कवि सम्मेलन में, मगर हमें पता नहीं था कि इनका भी 29 तारीख को है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग आए। और यहाँ की गलियाँ देखिएगा कितनी रौनक और कितनी ही साफ़ सफाई है। वाकई महसूस होता है कि यहाँ कान्हा जी हैं। और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हुई, जो कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के लिए हमें पैदल जाना था। और हम अभी ये ढूंढते हुए निकल रहे थे कि मंदिर के लिए कौन सा रास्ता कहाँ से गया है। और देखिए और भी भक्त थे जो हमारे साथ में चल रहे थे। और यहाँ की एक ख़ास बात ये भी है, यहाँ के बंदर भी बहुत ही नटखट हैं। मोबाइल और पर्स वगैरह छीन ले जाते हैं। जब तक आप इन्हें फ्रूटी नहीं देते तब तक ये वापस नहीं करते हैं। तो बिल्कुल कान्हा की तरह ये बंदर यहाँ पे शैतान है। और दोस्तों ये हम बातें देख चुके थे। भीड़ आप देख ही रहे होंगे। यहाँ भीड़ आप जब भी आएंगे 24 घंटे आपको ऐसी ही भीड़ मिलती है। जबकि ये मॉर्निंग का समय था तब कितनी भीड़ थी, अभी आगे आपको दिखाया जाएगा कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ आंटियाँ तिलक लगा रही थी, तो आदर्श ने तिलक लगवाया और मुझसे बोला कि वीडियो शूट कर देना। तो आंटी ने तिलक लगाया और उसके बाद में आशीर्वाद दिया। इसके बाद आंटी ने मेरे तिलक लगाया और मैंने उनसे बोला कि आंटी आप बहुत अच्छे से तिलक लगाइएगा, क्योंकि मुझे तिलक का बहुत शौक है। आशीर्वाद दे दो। तो दोस्तों अब हम आ चुके थे मंदिर के बहुत ही निकट। तो आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ उमड़ती है। और ये भीड़ आपको हमेशा ही मिलेगी, आप जब भी आएंगे ये भीड़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पे दादा का कहना ये भी था कि हमारे भी फ़ोटो शूट कर दीजिएगा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम फ़ोन लेकर नहीं आए हैं। और ये देखिएगा लोग यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे थे, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए और हमने जयकारा लगाया और उनके भजन कीर्तन में हम शामिल हुए। ये देखिए मंदिर आ चुके थे और मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी कि हद से ज़्यादा। तो दर्शन भी हमें बड़ी मुश्किल से ही हो पा रहे थे, लेकिन फिर भी बांके बिहारी की कृपा से हमें दर्शन हुए। और दोस्तों हमें दर्शन हो चुके थे और इसके बाद हम आए, हमने पी यहाँ पर चाय, क्योंकि हम सुबह ऐसे ही निकल चुके थे। और चाय पीने के दौरान हम फिर वापस निकले और यहाँ पर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे शख्स की बात चल रही थी जिसे मैं जानती नहीं थी। तो हम लोग बड़े ध्यान से दादा की बातें को सुन रहे थे। और अब हमें जाना था कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि दादा ने वहाँ दर्शन किए नहीं है, इनका पहली बार ही जाना हो रहा था। और उसके बाद हमें जाना था कार्यक्रम स्थल, जहाँ पे हमारा काव्य पाठ होना था। भाई फलाया गोष्ठी है, ठीक भैया आ जाएंगे। गए, फिर बोले वो हमने कहा, हमने जरा से कह दिया ना, हमने कि तुमने जो मुक्तक पढ़ा है इसमें अगर तीसरी पंक्ति थोड़ा सुधार कर लो ठीक हो जाएगी। अरे भैया उनने तो साहब हमें व्हाट्सएप पे जा अखबार की कटिंग हो, बा अखबार की कटिंग हो, 110 कॉपी फोटो भेजे। हमने बाद में उनसे फ़ोन करा, हमने भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर। फिर उमेश दादा की बात खत्म होने के बाद षटबदन दादा ने अपनी बात शुरू की। इन बातों से हमारा फिलहाल कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम जिनकी बात चल रही थी उनको जानते ही नहीं थे। मतलब हम स्टेशन बिछा रहा तो लेट रहो वहाँ पे। अब मैंने कहा अरे भाई हम बहुत थक गए, हमने हम सब जो होंगे वैसे बहुत ऊर्जा आएगी, तुम थक गए हो, तुम्हें लेट रही। बड़ा बेवकूफ़ आदमी। अब कोई चीज़ लेके नहीं गया था, ना पेस्ट ले गया, ना दांत मांजने की ब्रश लेके गया, सब चीज़ हमारी यूज करी वाले। ऐसा है वो लीचड़ आदमी है, ऐसे आदमी मारा है समझो। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं जन्मभूमि और ये देखिएगा यहाँ का व्यू। और ये कौन है तू? मैं आदर्श। आदर्श और भाई साहब इनके अंदर आदर्श भी कुट कुट के भरे हुए हैं। ये कुछ ज़्यादा हो गया, नहीं रहा। ये कुछ ज़्यादा हो गया। तुम आगे जाओ यार, छोटी सी वीडियो बना लो। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है
वापस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अंदर मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं थी तो हमने बाहर आके फिर शूट किया। और देखिएगा यहाँ धूप कितनी तेज़ हो रही थी। अब हमें लग रही थी भूख, तो हमने ब्रेड पकौड़े खरीदे और खाए। इसके बाद हम निकल चुके थे वापस काव्य स्थल पर, जहाँ पर हमारा प्रोग्राम होना था। और यहाँ पर देखिएगा हम उसकी ओर बढ़ते हुए, चलते चलते वाकई बहुत थकान हो चुकी थी और मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे कार्यक्रम स्थल, जहां पर हमने 1-2 फोटो शूट किए। इसके बाद हमारा काव्य पाठ होना था और उन्होंने प्रथम हमारा ही काव्य पाठ करा दिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सबसे पहले मुझे उठा देंगे। मैंने अपना काव्य पाठ किया और उसके बाद जिंदगी की यही बस कहानी रही, बस दुखों से भरी ये जवानी रही। मुश्किलों ने झुकाया, झुके हम नहीं। मुश्किलों ने झुकाया, झुके हम नहीं। ये अकड़ अपनी तो खानदानी रही, ये अकड़ अपनी तो खानदानी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माधव के काव्य पाठ के दौरान हमने खाना खाया और फिर हम चल दिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें रूम पर जाकर अपनी पैकिंग करनी थी और पैकिंग के बाद हमें अपना ट्रेन भी पकड़नी थी। बाकी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे श्रोता और बहुत ही अच्छे वक्ता थे। बहुत ही सबने अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी दी। इसके बाद होटल में पहुंचकर हमने अपनी पैकिंग की, सामान लिया और हम आ गए थे मथुरा स्टेशन, जहां से हमें अपनी ट्रेन पकड़नी थी। और आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों। ये मेरा पहला ब्लॉग था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़